नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ चंद्रकांता की कहानी ओ सोन कीसरी। ऐशगाह की रेलिंग पर पीठ टिकाए ऊंचे आसमान में बदहवास घूमती बदलियों पर नजर जमाए तुम क्या देख रही हो सोन कीसरी? तुम अब वह 7 वर्षीय कलंदर बालिका नहीं हो जो नंगे पैर माथे पर छितरे बालों को झटकती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर कुलाचे भरती थी और गर्दन दुखने तक मुंह उठाए आकाश छूती फुनगियों और उन पर बैठी कान के कीड़े मारती नन्ही सोन चिड़ैयों को देखती थकती न थी। फिर यह वक्त भला आसमान के नज़ारे देखने का है, जबकि तुम जानती हो वहां न काली पीली घटाओं का घटाघोप छाया है और न तारों की मंदाकिनियों में कोई दुमदार तारा उगाया है। जेहन में उमड़ते ख्यालों के सैलाब को आसमान के खोखे में खुला छोड़ देने का सुकून लाजवाब जरूर होता है, मगर इस वक्त तुम्हारे सामने कीकर के झुरमुट में लाल नीले पीले रंगीन बल्बों की झिलमिलाती रोशनी में सजा संवरा शादी वाला घर खड़ा है, जहां से रली मिली आवाजें तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हैं। गड्डम गड आवाजें तो क्या, हर आवाज कोई ना कोई अर्थ तो रखती है ना। वह 1000 वाट के बल्बों से जगरमगर छप्पर तले की रसोई तुम्हारे दीठ के सामने है, जहां लकड़ी की लपलपाती लपटों पर विशाल देगों हंडों में पकते पकवानों की मसालेदार सौंध आसपास के घरों की भूख बढ़ा रही है। शामियाने में विमल और ग्रेवियार के लेटेस्ट सूटों में सजे पुरुष खास वक्त के लिए सुरक्षित मुखौटे लगाए हंसी मजाक की औपचारिकताएं गर्मजोशी से निभा रहे हैं। कांजीवरम तनशोई पटोला में सजी सवरी महिलाएं देशी विदेशी इत्रों और जूही मोगरों के गजरों में पसीने सनी देह गंध छिपाए अतिरिक्त मुस्तैदी से शादी के मुबारक मौके पर बधाइयां लुटा रही हैं। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम तो नए कपड़े पहनने सजने संवरने के लिए यहाँ आई थी। क्रीम कलर की मैरून टेम्पल साड़ी बांह पर धरे धरे तुम अचानक बुद्ध क्यों बन गई? यह कारण व्यर्थता का बोध तुम्हें डस क्यों गया? शामियाने में बैठे बारातियों का स्वागत करते अपने लोगों में तुम्हारी उपस्थिति कितनी जरूरी है, तुम एकदम भूल गई लगती हो। अपने शब्द पर मेरी ओर टुकुर टुकुर क्यों ताक रही हो सोना? तुम क्या अपनी नहीं हो यहाँ? श्यामा जीजी ने कितने आग्रह मनुहार भरे खत लिखकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर लड़कियों की शादी पर तो एक बार बिन बुलाए को भी जाना पड़ सकता है, तो मलाल कैसा? जीजी की इकलौती बेटी की शादी में तुमको कितने तो काम करने हैं सोना, जरा सोच लो। व्यूग डालना बुढ़ियों का काम है क्या? यूं तो अंगूठे पर हल्दी मेहंदी भरकर कटे नाखूनों के निशान बना देती हैं, कोई रंगोली थोड़े पूरती हैं। लड़कियों की कमी नहीं है यहाँ, पर उनमें इतना धैर्य कहाँ कि शादी के अनेक आकर्षण छोड़कर दूल्हा दुल्हन के लिए रंगोली वाला व्यूग पूरने बैठ जाएं। ये पर्दे के पीछे का काम शौक लड़कियों के नहीं होते सोना। तुम में ही कितनी ताप थी, झरने की तरह छल छल बहती इस उम्र में। यहाँ घर के पिछवाड़े के इस नीम अंधेरे कोने में अभी कौन खड़ा रहता है इस तरह? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सभी लोग तो खिलखिलाती रोशनियों में मखमली कुर्सियों सोफों पर बैठे कैंपा ऑरेंज के जायके ले रहे हैं। कुछ लड़कियां इधर उधर टोलियां बनाकर ढोलकी पर थाप देकर गा रही हैं। गाना तो तुम तक भी पहुंच रहा है। तुम्हारी ऋतु भी तो लड़कियों में घुसी चहक रही है। लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता। कितना सही कहा है, लड़की हाना करती तो बेचारा लड़का कुंवारा ही रह जाता। तुम हंस रही हो, आई ना आखिर हंसी होठों पर। बात बात पर दंतिया दिखाने वाली पुरानी आदत जो है, उदासी की झीनी चादर से ढकी ही सही, होठों के कोने पिघल तो गए। यही सोच रही हो ना कि लड़का भला कैसे कुंवारा रह जाता? पास गुच्छे गुच्छे लड़कियों के होते दूल्हे को दुल्हनों की क्या कमी थी? इस इकलौती सुकुमारी के लिए ही जीजी को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। नाना जी बेचारे तो अपना मुहर माड़ वाला साफा समधी के पांवों पर रखने लगे थे। चच, कितना जबरदस्त धक्का लगा था तुम्हें। यो समधी बेचारा बुरा नहीं है, अपनी 3 लड़कियों के लिए वर जुटाने की इल्लतों जिल्लतों से गुजरना भूला नहीं है, पर किचन कंट्रोल के आगे नतमस्तक है।
धर्म पत्नी जी उन महिलाओं में से हैं जो अपने कड़वे तीखे अनुभवों को अगली पीढ़ी को थमाकर ही संतुष्ट होती हैं। यूं भी वे अपने बेटे के लिए 3 लोक के रूप गुणों वाली घरेलू अप्सरा चाहती थी। अपनी थुलथुल गर्दन पर टिके चौड़े चकले चिकने मुंह की गोराई पर जो उन्हें बेहद नाज है, उसने नकियाती आवाज में बड़ी उदारता से हाथ नचाकर नाना से कहा था, दान दहेज का क्या है, भाग्य में हो तो छप्पर फाड़ कर बरसता है। फिर कोई आबरू वाला अपनी लड़की को नंगी बुच्ची ठूंठ सी घर से थोड़े निकालेगा। अनोखी लोकोक्तियों और कभी न सुने मुहावरों में सिद्ध समधिन ने खूब सा सम्मान देकर अपनी कूटनीति बरकरार रखते हुए बहू के पीहर की तुलना फलदार पेड़ से की थी, जिस पर से फल उतारने के लिए लड़के वालों को गिल्ली फेंक कर पेड़ को झकझोरना पड़ता ही है, तभी न पेड़ पर लटके फल नीचे गिरेंगे। यूं बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, और कच्ची मछली को गले से उतारने के लिए बघार मसाले की जरूरत होती ही है, वगैरह वगैरह। घर के लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। नाना के गले की उभरी नसों में घुटी घुटी सी हरकत हो रही थी। अपनी बहुएं उन्होंने रूप और धन के कारण नहीं बल्कि गुणों के आधार पर ही चुनी थी। जीजी प्लेटों से मिठाई नमकीन भर भर कर समधिन को सागरा खिला रही थी, जो मैंने बहुत देखा है वाला अंदाज अपनाती उंगलियों की लापरवाह हरकतों से 10 काजू गिराती, एक आध मुंह में डालती, बराबर अपना फूहड़पन दर्शा रही थी। कमरे में बैठे घर के लोग कुछ अभिभूत, कुछ हालात से विवश, मुंह पर खिसियाने मुस्काने पोत पोत कर उन्हें और उनकी करतूतों को निहारे जा रहे थे। एक चंदन जरूर इन तमाशे से उबा गुस्से से फों फों कर रहा था और घर में रहने की हिदायत से बंधा बरामदे में बिला वजह आवाजाही के लिए जा रहा था। तुम भरी बैठक में मासी, बुआ, फूफा आदि के बीच में से उठकर चली आई। जीजी को तुम्हारी वह हरकत बेहद बुरी लगी थी। तुम में धैर्य की इतनी कमी क्यों है सोनकीसरी? औरत ही औरत की सबसे खतरनाक दुश्मन है, तुमने कहा नहीं, पर तुम्हारे खींचे तने चेहरे पर यह वाक्य फैसले की तरह लिख गया था। भरी महफिल से तुम्हारा निष्कासन, यह स्वतः चुना हुआ निष्कासन तुम्हारी जिद को भले सहलाता हो, पर तुम्हारी उस हरकत से जीजी का बना बनाया काम बिगड़ सकता था। जिंदा रहने की शर्तों में वक्त बेवक्त के समझौते भी तो शामिल है सोना। तुम्हें मालूम है तुम्हारे नाम के पीछे एक इतिहास छिपा है, लोक कथाओं की सोनकीसरी के हठ और आत्मसम्मान का इतिहास। यूं जन्मते ही तुम्हारे रूप की आंच से घर की दीवारें जगरमगर भले न हुई हो, पर उस सोनकीसरी की समझौता न करने की जिद तो तुम्हारे खून में घुल गई है। वही सोनकीसरी जिसने पहली बार ही चाव से रसोई पकाकर जेठ जी के सामने रख दी तो दुर्भाग्य से उसमें एक लंबा सा बाल निकल आया। उस बाल को देखकर जेठ जी ने बड़े फूहड़ ढंग से घर के एक एक सदस्य को दिखाकर कहा था, जिसका यह बाल वह मेरी जोरू। क्या पता उसने अपनी पत्नी को दोषी ठहराकर यह वाक्य कहा हो, लेकिन सोनकीसरी उस फूहड़ वाक्य को सह न पाई और घर छोड़कर चली गई। वह माँ के पास भी नहीं गई। लड़की को विदा करते बड़ों के आशीषों में उसे वह बेढंगा आशीष याद रह गया था, जिसमें मायके से डोली और ससुराल से लड़की की अर्थी उठने की कामनाएं की जाती हैं। कोई दोबारा घर लौटने के लिए थोड़े अपनी बेटी का प्यार करता है। तर्कहीन लोगों के सामने तर्कों की शक्ति पर उसका विश्वास उठ गया था, या आंख बंद कर लीक लीक चलने वालों की सोच पर उसके मन में संदेह उगाया था, कौन जाने। लेकिन जेठ जी ने जो फिकरा कसा था, पहला फिकरा, वह एक लंबी जलालत भरी जिंदगी की शुरुआत का संकेत था। सोनकीसरी समझ गई थी। उसका स्वाभिमान फुफकार उठा था। नहीं, वह नहीं सहेगी। उसका पति भी तो उसकी तरफ से नहीं बोला था। अग्नि की साक्षी लेकर पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करने के वादों के बाद भी पति का नपुंसक मौन उसे अक्षम्य अपराध लगा था। जिस घर में मान मर्यादा नहीं, उस घर का अन्न खाना भी अपराध। सोनकीसरी अपने आत्मसम्मान को समेटे कई कई दिन भूखी प्यासी एक विशाल चिनार के नीचे बैठी रही। उसने दुख सहे, दुस्सह कष्ट,
आते जाते लोगों के अनेकार्थी फिक्रे, सगे संबंधियों के लगाए लांछन। तुम्हें देखकर मुझे अक्सर उस सोन कीसरी की कहानी याद आती है, लेकिन वह तो सदियों पहले की बात है सोना। तुम तो आज 20वीं सदी की जिंदगी जी रही हो। तब सोन कीसरी को साधु महात्मा भी मिले थे। तुम तो आदमियों की बस्ती में इंसानों को खोजते ही टूटने लगी हो। सोन कीसरी की तकलीफ समझने वाला बाबा उसे 7 बीज दे गया था, जिन्हें धरती में बोकर उसने 7 पेड़ उगाए, लंबे ऊंचे आकाश छूने वाले पेड़, और उस पर कदम कदम चढ़ते वह चंद्रमा के द्वार तक पहुंच गई। लेकिन यह सब आज के विज्ञान हावी युग में कोरी कल्पना और गप की लक्कड़वादी सी लगती है। ऐसे युग में तुम सोन कीसरी का स्वाभिमान लेकर क्या करोगी? कहाँ जाओगी? समझौतों के आदि तुम्हारे लोग तुम्हें शंकाओं के दंश ही देंगे। वह 7 बीज देकर चंद्रमा के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने वाला बाबा किसी गहरी गुफा में सोया पड़ा है, सदियों की नींद के लबादे में दबा ढका। जमी हुई बर्फ की तहों को फोड़कर निकलना आसान नहीं होता सोना। वह रिप वान विंकल अपनी नींद पूरी करके ही उठेगा। उस पर नींद की खुमारी जब टूटेगी तब तक तो तुम नहीं रहोगी सोना। रहोगी भी तो उम्र तुम्हें अपनी गिरफ्त में जकड़कर निरीह बना चुका होगा। क्या तुम नहीं सोचती कि तुम्हें अब बदलना चाहिए? एक कमोबेश लंबी जिंदगी जी चुकी हो तुम। तुम्हारे आगे का यह ताम झाम भरा आयोजन सब तमाशा लग रहा है ना तुम्हें? बाजीगर के हाथों में डुगडुगी और बंदरिया का झुक झुक कर सलाम करना। चल मेरी बन्नो चल ससुराल, चल ठुमक ठुमक, चल मटक मटक, चल लचक लचक। ना ना ना, दुल्हन नहीं चलेगी। ऐ क्यों भला दुल्हन रूठ गई? ना ना ना, रूठी नहीं रानी। झुमका चाहिए ना, सितारों जड़ी चुनर ना, सोने का कंठहार। हाँ, ला दूंगा ला दूंगा। देखो सिर हिला रहा है तुम्हारा दूल्हा, हाथ जोड़ रहा है तुम्हारा दूल्हा। अब तो खुश, मदारी डुगडुगी बजा रहा है। नाच मेरी बन्नो नाच, छमक छल्लो। आदाब आदाब। अब बाजीगर झोली में पड़े पैसे समेटता है और बंदर बंदरिया झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं, आशीष बटोर रहे हैं, खुदा हाफिज, बाय बाय, और भीड़ छितरने लगी है। यही होता है सोना, सदियों से यही हो रहा है। तमाशा, भीड़, पैसा, और फिर खेल खत्म, पैसा हजम। यही रीत है, यही रस्म। पीढ़ी दर पीढ़ी इसे हम निभाए जा रहे हैं। मंच बदल रहे हैं, सज्जा बदल रही है, पर दृश्य वही घिसे पिटे थे। तुम किस बदलाव की अपेक्षा में पल के उघाड़े बैठी हो सोना? यादें तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ती ना। मस्तक में कीड़ों की तरह कुलबुलाती हैं। देशी घी में छुकी तली सब्जी कटोरी खाने की अभ्यस्त हाई ब्लड प्रेशर की मरीज, दूल्हे की मां ने कदली स्तंभ की कलाइयों पर बंगाली कड़े घुमाते हुए शेर का खुला मुंह सहलाते जीजी से एक बार फिर कहा था, हमें तो बस सुशील कन्या चाहिए जी। और क्या? हीरों जड़ी 2-3 अंगूठियां चमकाते उनकी बेटी ने हामी भरी थी। असली चीज तो हमारी भाभी ही है ना। यूं लेन देन तो प्रेस्टीज पॉइंट ही रह गया है, यू नो। अब वक्त कितना बदल गया है। अब वो मोटे बेढंगे चंदनहार पहनने का जमाना भी लग गया। मैंने तो मम्मी जी से साफ कहा था, मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। क्यों मम्मी जी? मम्मी जी कल्ले में पान घुमाती, कंधे उचकाती हुई जीजी से मुखातिब हुई थी। क्या करती, बेटी राजी ही नहीं हुई। नहीं तो शेर सवा शेर मेरा खुद का ही सोना पड़ा था घर में। मैंने भी बेटी का मन रखा, बस एक हीरो का सेट लाकर विदा कर दिया। प्रेस्टीज पॉइंट, मान मर्यादा, हीरो का सेट, अपढ़ माँ और ग्रेजुएट बेटी ने मिलकर गर्दनें तानी थी, शराफत का इजहार किया था और अक्लमंद को इशारा करके जीजी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली थी। जीजी शक्कर में लिपटी कुनीन की गोलियां निगल गई। पर तुम सोना, हाँ प्रेस्टीज ही तो है। कोई हाथी पर चढ़कर मांगता है, कोई झोली पसार कर। मांगते तो सभी हैं। शुक्र है
तुम्हारा स्वर प्लेट प्यालियों की खड़खड़ाहट में कहीं दब गया था और जीजी ने घबराहट में थोड़ी बेअदबी से मेज आवाज के साथ सरकाई थी। फिर भी चेहरा तपे तांबे सा सुर्ख हो गया था। बाद में रोष और दुख से जीजी फट पड़ी थी। सही भी था। कितने तिकड़े में भिड़ाकर योग्य वर जुटाया था बेटी के लिए उन्होंने। शुक्र है बात उन तक नहीं पहुंची, नहीं तो एक तुम्हारे कारण सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। लेकिन दीदी, पापा ने जो काम शुरू किया था उसे हम फिर वे लोग जैसा बातें कर रहे थे। जीजा ने कसे जबड़ों से बात अधबीच में ही काट कर कहा था, अभी रितु छोटी है, जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो सोना की आइडियोलॉजी और पापा का सोशल रिफॉर्म हम भी देखेंगे। तुम्हारे विमल भैया समझदार निकले, जो समाज सुधार की भावुकता में न पड़े और पापा के उसूलों पर बेटी की जिंदगी बर्बाद न होने दी। बर्बाद? जीजा जी ने बात कही या भाला फेंका? तुम तिलमिला उठी, तुम्हारी आंखों में जलते अंगार दहक उठे। तुमने ज्यादा सहा था, पर पापा के साथ तुम्हारी सहमति थी। कुछ बदलने का विश्वास और दमखम भी। गलत के आगे झुकना नहीं है। इस निर्णय के साथ ही तरह तरह के कांड हुए थे। वह माघ मास के बर्फ से ठंडे पानी में नहाना, बुखार में तपते भी चाबी लगी गुड़िया सी घर भर की टहल में खड़ी रहना। तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ था, तभी ना तुम बिजली की नंगी तारों को लांग गई और बैरंग लिफाफे सी पापा की देहरी पर न लौटी। सास जी खार खाए दुश्मन सी पैतरें बदलती रहीं। जुबान की छुरियां चाकू तुम पर बेअसर साबित हो गए थे। भीतर की दृढ़ता ने तुम्हें गलेश्वरी चट्टान सा सख्त बना दिया था। ठंडी फिसलनी चट्टान। तुम्हारा विश्वास डिगने क्यों लगा सोना? जीजा ने एक बात और कही थी, तभी क्या? सोना की बात जाने दो, वह गृहिणी की जिम्मेदारियां क्या जाने। वह तो ऑफिस की कुर्सी पर बैठी ही जचती है। कहा है ना, खानदानी काहे मिर्जा कंद न अस्त। तुम्हें टंडन का चेहरा याद आया तब। लेडीज आर लेडीज आफ्टर ऑल। यानी औरतें भावुक, लिजलिजी, घरेलू, समझौतावादी, तर्कहीन, हर बात को घुमा फिरा कर पति, बच्चों और गृहस्थी पर ही ले आने वाली होती हैं। दफ्तर का अनुशासन उनसे निभता है। लेकिन तुम हर फतवे को चुनौती की तरह क्यों लेती हो सोना? क्या तुम हर किसी की जिह्वा को मनमाने मरोड़ खाने से रोक पाओगी? कौल साहब ही कितनी बार समझा चुके हैं तुम्हें। कितना कुछ तो हमारे न चाहने के बावजूद घटता है, तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? जानवर भी जब अपना धर्म निभाते हैं, हम ठीक है, लेकिन बात सही जगह न बोली जाए तो उसका अर्थ अनर्थ कर देता है। बयां बंदर को सीख देगा तो अपना घर ही दौड़वाएगा ना। जीजा जीजी की बात तो जाने दो। मालूम है बनिए और किराने तक तुम्हारी बारे में क्या कहते हैं। साहब ने बात निगल ली, लेकिन सुरेश ने जरूर कहा, बुरा ना मानना दीदी, विमल किराना कह रहा था मिसेज कौल जैसी तेज स्त्री पूरे मोहल्ले में दूसरी नहीं देखी। क्यों तुम बेकार? मेरा मतलब एक आध रुपया भाव में फर्क भी हुआ तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। वैसे पैसे का फर्क इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन यह हर जगह मुनाफाखोरी की जलील आदत यह गलत है, और मैं गलत बात को सहना अपराध मानती हूँ। यह तो सभी जगह है दीदी, गलत काम कहाँ नहीं होते। दफ्तर में तुम कैसे निभाती हो, मैं हैरान हूँ। हैरान तो सोना तुम भी खुद कम नहीं, लेकिन फिलहाल सब निभ रहा है। गो कि यह सच है कि दफ्तर में तुम एक आकर्षक कार्यदक्ष महिला की अपेक्षा एक चिड़चिड़ी तुनक मिजाज कर्मचारी के रूप में जानी जाती हो। बॉस से लेकर चपरासी तक से तुम एक स्त्री की तरह नहीं बल्कि एक व्यक्ति की तरह मिलती हो, और तुम्हें देख तुम्हारे जरा सा पीठ मोड़ते ही क्लर्क लोग तक अकड़ी तनी मुद्राओं में मुंह चढ़ाते हैं। क्या उस सब से तुम्हें बगावत की गंध नहीं आती? घर बाहर दोनों जगह थकान और ऊब। यह थकान तुम्हारे चेहरे पर लकीरें बनाने लगी हैं।
मुझे डर है तुम्हारे भीतर भी यह झुर्रियां न डाल दे। अजय ने तुम्हें चेताया भी था। इतना तनाव लेकर जियोगी तो उम्र से पहले बूढ़ा जाओगी सोना। तुम्हारे मूड्स, तुम्हारा अचानक हंसते चहकते माहौल से उठकर खुद को अकेले कमरे में बंद कर देना, इसे तुम्हारी नन्ही ऋतु भी महसूस करने लगी है। तुम्हारे जाते पीठ पीछे किए गए रिमार्क उसे बौखला जाते हैं। वह तुमसे प्रश्न करने लगी है, वाई आर यू सो डिफरेंट मम्मा। तुम्हारे बारे में अंकल आंटी लोग ऐसी वैसी बातें क्यों करते हैं मम्मा? जीजी तुम्हें पिविश और जीजा तुम्हें अबनॉर्मल क्यों कहते हैं? तब तुम कोई तर्कपूर्ण उत्तर देने की बजाय बेटी को सीने से लगाकर सिर पर हाथ फेर देती हो। तुम्हें बुरा लगता है ऋतु? मम्मा, अच्छा नहीं लगता। आखिर क्यों सभी? वह तुम्हारे सीने में सिर धंसाकर गले में फंसा वाक्य पूरा कर लेती है। बेटी की सफाक आंखों में तरलता देख तुम्हारे भीतर का मंथन जवान तक आ जाता है। तुम्हें मुझ जैसी मां पाने पर तकलीफ होती है न ऋतु, जिसे लोग चिड़चिड़ी और असामान्य कहते हैं। ऋतु का चेहरा टटोलते तब तुम अपने भीतर उठते सवालों से ही जूझती हो। माँ बच्चों को जाने अनजाने बहुत कुछ विरासत में दे जाती है। दुनिया भर के सुख बच्चों की झोली में डालने की आकांक्षा के बावजूद वह अनचाहे ही उन्हें अपनी तकलीफों और तनावों का भी साझीदार बना जाती है। ऐसा जरूरी है? मैं इसमें से कुछ नहीं कर सकती मेरी बच्ची। सोना चाहती है ऋतु माँ के तनावों से बेखबर अपने बचपने की सौंधी गंध में चहकती रहे, पर हो नहीं पाता। जुड़ाव की अपनी शर्तें जो हैं उनसे मुक्त नहीं हुआ जाता। तकलीफ होती है ना सोना अपने तनावों के साथ उगती उम्र की किलक को घोंट देना, उम्र से पहले ही न समझ आने वाले सवालों से सिर पटकना। लेकिन सोना क्या करे, वह जो है उससे हटकर कुछ हो ही नहीं सकती। उसके दिमाग में वही सोन कीसरी जो घुस गई है, जो थकती चुकती भी 7 पेड़ों की सीढ़ी दर सीढ़ी लांघती चंद्रमा के खुले द्वार तक पहुंचना चाहती है, जिसमें प्रवेश कर वह उस संसार में कदम रखना चाहती है जहां उसे सिर्फ अपनी औकात के बल पर जाना जाए और उसे उसका दाय मिल जाए। ऋतु माँ की गोदी में सिर डालकर उन्निंदी सी हो जाती है। तू बहुत सोचा मत कर मेरी बच्ची, जिसे जो मन आए कहने दे। हम किसी को बात करने से रोक नहीं पाएंगे। तेरी तो मैं माँ हूं ना, बस इतना काफी है। हाँ माँ, अब एक कहानी। ऋतु को नींद आ रही है। हाँ, अब सोना कहानी सुनाएगी। उसके बिना ऋतु सोएगी थोड़े। एक थी लड़की, नाम सोन कीसरी, सुंदर, हठीली, स्वाभिमानी। और ऋतु सुनती जाती है, देखती जाती है। वह सोन कीसरी घर से निकल रही है, आक्रोश भरी चिनार की छाया में बैठी, भूख से बेहाल। वह सफेद दाढ़ी वाले दरवेश उसे 7 बीज थमा रहा है। लो, वे लंबे लंबे 7 पेड़ उगाए। सोन कीसरी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रही है। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। भूख से पीले दुबले चेहरे पर निश्चय का तेज है, कांपते हाथों में मजबूत पकड़। लो, वह चंद्रमा का द्वार खुल गया। अरे, ये तो बिल्कुल नई दुनिया है। ये नन्ही चिड़ी चिरौटे उसके दोस्त बन गए हैं। सभी सामान सजाकर रखा है सामने। वाह, ये क्या? राजा की मुनादी सुनाई पड़ रही है। सबसे योग्य लड़की को राजा अपनी पटरानी बना देंगे, बूढ़ा कौवा समझा रहा है। और ये योग्यता का प्रदर्शन हो रहा है। ढेरों आयोजन, रानियों के कमरे, वाह, झाड़ फानुसों से सजे हैं, हीरे मोतियों से जड़े कक्ष। ऋतु का छोटा सा दिल कांप उठता है। ओ बाबा, कहां से लाएगी बेचारी सोन कीसरी यह सब तामझाम? बूढ़े कौवे ने तो कह दिया, तुम भी सजा लो कमरा। लेकिन फायदा? लेकिन सोन कीसरी को चिंता नहीं है। वह नकलची बंदर नहीं है। वह अपने विश्वास को संभाले अडिग बैठी है। कैसा तेज है मुख पर।
राजा एक एक कमरे को देखता जा रहा है। हीरे, मोती, आभूषण, नहीं, राजा को कोई चीज नहीं सुहाती। वह पलटने को ही है कि अगरबत्तियों की सुवास उसे खींच लेती है। कस्तूरी गंध में लिपटी सादा लिबास पहने सोन की स्त्री और राजा के लिए गुलाब मोगरे का सिंहासन, और कुछ भी तो नहीं है कमरे में, न हार न श्रृंगार। राजा की नजरें उठती हैं और चुंधिया जाती हैं। ज्यों सोन की स्त्री के माथे पर नागमणि चमक उठी हो। उसका मुकुट वाला माथा सोन की स्त्री के माथे पर झुक जाता है और वह सोना का हाथ थाम लेता है। सोना के चेहरे पर सुनहरी तेज दिप दिप करने लगता है और उसे अपना दाय मिल जाता है। सोना की आंखों के आगे से शामियाने हट गए हैं। ऋतु रह गई है सोन की स्त्री की जगह, और ऋतु की आंखों के आगे अब सोना है, माँ सोना। माँ के माथे पर नागमणि चमकती है, लेकिन वह बूढ़ा दरवेश, हाँ, माँ को शायद उसकी तलाश नहीं। ऋतु आंखें बंद ही रखती है। वह इस तिलस्म को टूटने नहीं देगी, नहीं, किसी कीमत पर नहीं। आखिर है ना सोना, ऋतु तेरी ही बेटी। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।